हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं सुकांत एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑनलाइन। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो कि क्लास 10 में हो, सेमेस्टर एग्जाम देने जाने वाले हो आईसीएसई 2021 नवंबर में, तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि जो लास्ट डे काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट में जो स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर या फिर सैंपल क्वेश्चन पेपर पब्लिश हुआ है, उस अकॉर्डिंग हिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सेटअप क्या किस तरह की है और किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, और ये जो स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर दिया गया है उसको भी सॉल्व करेंगे, आंसर क्या होगा वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो सीधा फुल वीडियो। सो फर्स्टली डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन पैटर्न यहाँ पे जो वीडियो में दिख रहा होगा कि आईसीआईसी सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन, ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर है हिस्ट्री और सिविक्स का, जो कि एसीजी पेपर 1 और एसीजी पेपर 2 जो है वो ज्योग्राफी का होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यहाँ पे कोई ऑल्टरनेटिव होगा नहीं होगा, जितने सारे क्वेश्चंस होंगे वही सारे कंपलसरी होगा, सबका आंसर देना पड़ेगा। यहाँ पे है मैक्सिमम मार्क्स जो होगा 40 और 10 मार्क्स मतलब प्रोजेक्ट के मिला के 50 में हो रहा है। अभी यहाँ पे अगर टाइम अगर की बात करें तो 1 आवर के अंदर अंदर ये जो पूरा एग्जामिनेशन है वो खत्म हो जाना चाहिए। ये पूरा जो है ऑनलाइन ही होगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 20 से लेकर 20 क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क्स के होंगे। पार्ट 2 में आएगा 6 क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स की होगा। अभी पार्ट 3 में आएगा 2 मार्क्स की क्वेश्चंस आएंगे, वो टू क्वेश्चंस आएंगे वो 4 मार्क्स के होंगे। अभी क्वेश्चन में एक एक करके डिस्कस करते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा, आंसर भी देने की कोशिश करते हैं। तो सीधा फुल वीडियो, अगर नए हो चैनल में सब्सक्राइब करके रखो, ऐसे इंपॉर्टेंट बहुत सारे वीडियो जो है आने वाला है। चैप्टर वाइज एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वो भी आएगा और चैप्टर वाइज मटेरियल्स जो है वो भी आते रहेंगे इसी चैनल में। तो अगर नए हो देख रहे हो तो सब्सक्राइब रखो, और अगर ये देखने के बाद लगे कि ठीक था तो लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों में। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा गया है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्टेट क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा if the strength of a house is 350 members, the quorum will be, जैसे कि हम सभी जानते हैं, अगर ये मैं मान लेता हूं कि ये जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर यूनियन पार्लियामेंट की पढ़ा हुआ है, तो इसका आंसर बहुत ही इजी तरीके से हम दे सकते हैं, और इसी से रिलेटेड एक वीडियो मेरे चैनल में जाके देख भी सकते हो। तो मेनली इफ द स्ट्रेंथ ऑफ अ हाउस इज 350 देन द कोरम विल बी ऑप्शन नंबर 4 35। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये जो है 35 ये होगा। अब आंसर, इसका मतलब 10% जो होता है वो कोरम होता है, जो मिनिमम अटेंडेंस चाहिए। अभी भी यहाँ पे एक बॉक्स में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा, अगर यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ दिया गया है लोकसभा की 550, तो राज्यसभा का क्या होगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो 550 है ये 552 होगा, तो यहाँ पे राज्यसभा की जो है 250 यहाँ पे आंसर होगा, ऑप्शन ए आंसर होगा 250। तो अगर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर वंस एवरी 2 years, तो इसका जो आंसर है वो होगा 2/3, ऑप्शन 3 2/3। तो ये सारे बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसके रिलेटेड चार्ट भी है मेरे पास, वो भी अपलोड करते रहेंगे। तो साथ रहो हिस्ट्री ऑनलाइन के, तो हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है वो भी पूछ सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर था 1/3। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रेसिड्यूरी पावर रिफर्स टू द पावर टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स व्हिच आर इन, क्या ये यूनिट लिस्ट होगा, स्टेट लिस्ट होगा या फिर कॉन्करेंट लिस्ट होगा, कोई भी नहीं होगा। इसका मतलब जो नॉन पार्ट ऑफ दिस 3 लिस्ट जो कि होता है वो रेसिड्यूरी पावर से होता है, तो ऑप्शन 4 होगा करेक्ट आंसर। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है कि हु डिटरमाइंस द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द एमपीज एंड मिनिस्टर्स, ये होगा पार्लियामेंट। अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि सर आपने गलत बोल दिया है, तो वो कमेंट बॉक्स में जगह जरूर लिखना, हम उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्टली क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो आंसर होगा द पार्लियामेंट्री जो है डिटरमाइन करते हैं कि सैलरीज या फिर अलाउंसेस एमपी और मिनिस्टर्स के क्या होंगे, वो पार्लियामेंट तय करते हैं इंडिया के अंदर। अभी आता है क्वेश्चन नंबर 6, हु इज एम्पावर्ड टू prolongate ordinance when the parliament is not in session। तो ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 2 से भी हो सकता है, चैप्टर नंबर 1 से भी आ सकते हैं। तो मेनली बेसिकली चैप्टर नंबर 1 ही इस सेमेस्टर में है, तो ये 1 से ही आया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रेसिडेंट। ये सभी जानते हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट से वीडियो देख रहा हो ना, इसको पता ही होगा कि इसका आंसर जो है प्रेसिडेंट है, क्योंकि हमने स्टडी कर लिए हैं। अगर अभी तक नहीं किया है तो अपना स्टडी जो है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन शुरू कर देना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीड्योर ऑथराइज द एग्जीक्यूटिव टू ड्रॉ फंड्स फ्रॉम द
डेटेड फंड अंटिल द बजट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, तो ये होगा वोट ऑन अकाउंट, जो करेक्ट ऑप्शन है यही होगा। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हु इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। अगर बात करें मेंबर्स ऑफ लोकसभा की, वो होगा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, और उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पुदुचेरी। लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनको कौन इलेक्ट करता है? मेंबर्स ऑफ यहाँ पे विधानसभा। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2, द मेंबर्स ऑफ विधानसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वही राज्यसभा के मेंबर्स जो है इलेक्ट करते हैं। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट द गिवन एनालॉजी, एनालॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पे है। तो लोकसभा के अगर स्पीकर यहाँ पे दिख रहा है तो राज्यसभा की ऑब्वियसली वाइस प्रेसिडेंट ही होगा। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। अगर इसी तरह की क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं तो इसमें फुल मार्क्स लेना बहुत ही आसान होगा, और अच्छी तरह से स्टडी का भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो लोकसभा के अगर स्पीकर है तो राज्यसभा की वाइस प्रेसिडेंट होगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर गलती से भी कोई क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बोल दिया है तो कमेंट बॉक्स में जगह जरूर लिखना। और अगर इसी रिलेटेड हर एक चैप्टर से एमसीक्यू चाहिए वो भी लिखना, कौन सी चैप्टर से एमसीक्यू चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखना, वो मिल जाएगा हिस्ट्री ऑनलाइन की तरफ से। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, which statement does not apply to the subsidiary alliance। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिया गया। किंग वर्चुअली लॉस्ट देयर पावर, ये तो ठीक ही है, ये एप्लीकेबल है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डालहौजी, ये जो है ना लॉर्ड डालहौजी, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, नॉट लॉर्ड डालहौजी ने ये नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, सब्सिडियरी लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, सॉरी। तो लॉर्ड डालहौजी यहाँ पे नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही होगा मेनली द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ओ सॉरी, यहाँ पे कोड्स दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 यहाँ से मेनली चूज करना है माय डियर स्टूडेंट। मैंने गलत बोल दिया था तो उसको दोबारा से ठीक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द किंग वर्चुअली लॉस्ट देयर पावर, तो ये तो पॉइंट होगा। लॉर्ड डालहौजी जो पॉइंट नंबर 2 है ये गलत है। इसके बाद द किंग्स हैड टू मेंटेन ब्रिटिश आर्मी एट देयर कॉस्ट, ये भी सही है। दे हैड अ ब्रिटिश रेसिडेंट इन देयर कोर्ट, ये भी सही है। तो इसका मतलब सिर्फ कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, और सेकेंड पॉइंट जो है ये गलत है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि जो ऑप्शन 3 है ओनली 2, तो ये वाला जो होगा वो आंसर होगा ओनली 2। तो यहाँ पे 1 मार्क्स मिल जाएंगे। अभी अगर आते थे इन द ईयर इन व्हिच नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड 1885, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद आते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ असर्टिव नेशनलिस्ट, तो बॉयकॉट, स्वदेशी, पैसिव रेसिस्टेंस एंड रिवाइवलिज्म। तो अगर देखा जाए असर्टिव नेशनलिस्ट के सारे जो है वो सारे ही होते हैं आंसर। मतलब अगर यहाँ से कोड चूज करना पड़े तो यहाँ पे आंसर होगा अबव, ऑल ऑफ द अबव, मतलब स्वदेशी, बॉयकॉट, पैसिव रेसिस्टेंस एंड रिवाइवलिज्म, ऑल जो सारे हैं मेथड्स है मतलब फॉलोड बाय द असर्टिव नेशनलिस्ट। तो ये होगा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द गिवन एनालॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल साइमन कमीशन, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ है। अगर साइमन कमीशन की बात करें तो जब साइमन कमीशन फेल हो गया, रिजेक्ट कर दिया इंडियन लीडर्स ने, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ। लेकिन क्रिप्स मिशन के बाद जो मूवमेंट शुरू हुआ था वो था क्विट इंडिया मूवमेंट माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो होगा आंसर, क्विट इंडिया मूवमेंट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी वाज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस था सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस। बाकी जो है रासबेरी घोष, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड वेवेल, ये सारे आंसर नहीं होगा, तो आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 व्हिच फॉलोइंग आर द एप्लीकेबल टू द प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट की रिगार्डिंग क्या बोला गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में? फर्स्ट ऑफ बोला गया दे कुड रिमेन इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट रह सकते थे, हाँ ये बोला गया था। दे कुड ज्वाइन इंडिया, ये भी बोला गया था। ऑल ट्रीटीज वर टर्मिनेटेड, ये भी ठीक है। दे कुड चूज टू पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान के अंडर मतलब भी चूज कर सकते थे। इसका मतलब ये जो सारे पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स ही सही हैं। अगर बात किया जाए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ही होगा आंसर। तो दे कुड चूज पाकिस्तान, दे कुड चूज इंडिया और दे कुड रिमेन इंडिपेंडेंट, ये सारे जो था वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर था। तो मेनली ऑल ऑफ द अबव यही होगा आंसर, ऑल ऑफ द अबव, सॉरी यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव जो लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबव और ऑप्शन 1 यही होगा आंसर, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, यूनिटी, फेथ, सैक्रिफाइस वाज मोटो ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक। ओके, रिप्लेस द
अंडरलाइन वर्ड, हालांकि यहाँ पे अंडरलाइन दिया नहीं गया है, गलती से हो गया है, तो यहाँ पे अंडरलाइन होगा फॉरवर्ड ब्लॉक, और इस फॉरवर्ड ब्लॉक के जगह होगा इंडियन नेशनल आर्मी। तो ऑप्शन 2 जो है वो आएगा आंसर। इंडियन नेशनल आर्मी का जो मोटो था ना, वो था यूनिटी, फेथ एंड सैक्रिफाइस। तो यहाँ पे अंडरलाइन दिया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे होगा इंडियन नेशनल आर्मी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर। इसके बाद अगर बात करें, was denied pension under doctrine of lapse, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर किसके पेंशन जो है वो डिनाई कर दिया गया था? नाना साहेब की जो पेंशन है वो ड्रॉप किया गया था, नाना साहेब। ये आंसर होगा 4। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 18, द जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट इम्प्लाइड दैट सोल्जर्स कुड नॉट बी गिवन प्रमोशन, ये गलत है। इसके बाद है वुड हैव टू ट्रैवल ओवरसीज टू फाइट, ओके, ये जो होगा। और उसके बाद वुड बी गिवन लेस सैलरीज, वुड नॉट गिवन एक्स्ट्रा लंचेस। सो ये जो है ना जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट के अंदर, मतलब ये जो है यही सही है। तो मतलब जो सर्विस एम्प्लॉयड द सोल्जर्स वुड हैव टू ट्रैवल ओवरसीज टू फाइट, तो ये जो है ऑप्शन 2 यही होगा करेक्ट आंसर। इसके बाद महात्मा गांधी साइंड अ पैक्ट विद लॉर्ड आर्विन टू एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये जो होगा आंसर होगा लॉर्ड आर्विन। बेसिकली स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो ये जो सारे क्वेश्चंस है बहुत ही इजी है। क्या इसी टाइप की इजी क्वेश्चंस की क्या सेमेस्टर 1 में आएगा? तो ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हमें जो अपना प्रिपरेशन लेना है तो वो हाई लेवल में ही प्रिपरेशन लेना है। अगर ये इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं तो ठीक है, अगर हाई लेवल की क्वेश्चंस आते हैं तो उस हिसाब से अगर आंसर करना पड़े तो इस पर स्टडी भी करना होगा। तो मेनली महात्मा गांधी साइंड अ पैक्ट विथ सिविल लॉर्ड आर्विन, एक्चुअली ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर। उसके बाद आते हैं द नेशनलिस्ट फेल्ट बंगाल वाज पार्टीशन्ड, ओके, टू डिवाइड हिंदू मुस्लिम फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन टू स्टॉप स्प्रेड ऑफ स्वदेशी एंड नन ऑफ दिस। तो ये सारे कुछ नहीं होगा, तो मेनली जो आंसर होगा वो होगा टू डिवाइड हिंदूज एंड मुस्लिम, ओके, टू डिवाइड हिंदूज एंड मुस्लिम, तो ये होगा राइट आंसर। अभी आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 भी बहुत ही सिंपल है। when can the parliament not legislate on subject including the state list? इसका जो आंसर होगा वो होगा during the proclamation of an emergency के टाइम स्टेट लिस्ट के ऊपर भी when can parliament not legislate on subjects included in the state list? तो इमरजेंसी के टाइम तो वो करते हैं when the state is ruled by a coalition, इस टाइम वो नहीं हो सकता है, ठीक है। when Lok Sabha passes resolution by 2/3 majority, when the more state and opinion parliament should legislate on the subject। तो यहाँ पे when the state governments ruled by coalition, ये जो ऑप्शन है ये होगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, जहाँ पे पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकता है। when the state is ruled by the coalition, ये होगा सही आंसर। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, which of are not in exclusive powers of लोक सभा, it can be introduced, ये तो एक्सक्लूसिव पावर है, it can ordinary bill, ये सिर्फ होगा, ओके। अगर देखा जाए इट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। यहाँ पे स्टूडेंट्स दो ऑप्शंस होंगे, एक तो इट कैन पास एन, अच्छा, ऑफ दिस आर नॉट एक्सक्लूसिव पावर, तो इट कैन पास ऑर्डिनरी बिल्स, तो ये तो ऑर्डिनरी बिल्स तो वो भी कर सकते हैं, राज्यसभा भी कर सकते हैं, तो ये एक्सक्लूसिव पावर नहीं है। और उसके साथ साथ इट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये राज्यसभा भी कर सकते हैं। तो मेनली ये दोनों जो है वो आंसर होगा 2 मार्क्स के लिए। अभी आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच ऑफ दीज आर लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट? लेजिस्लेटिव पावर अगर बात करें तो मेकिंग लॉ, ये लेजिस्लेटिव में आएगा। उसके बाद लेजिस्लेटिव में और आ सकता है प्रिपेयरिंग बजट या फिर प्रिपेयरिंग जो ग्रांट्स है, ये तो फाइनेंशियल में आएगा। तो अप्रूविंग ऑर्डिनेंसेस, ये जो है वो लेजिस्लेचर में आते हैं। सो व्हिच आर द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट, मेकिंग लॉज और अप्रूवल ऑर्डिनेंसेस। लेकिन ये अप्रूवल ऑर्डिनेंसेस, अच्छा, ये मेनली दो जो है दो आते हैं लेजिस्लेटिव पावर में, और प्रिपेयरिंग बजट और सप्लीमेंट्री ग्रांट ये सारे आएंगे फाइनेंशियल पावर्स में ऑफ पार्लियामेंट, ओके। इसका मतलब ए 1 और 2 ये दोनों जो है वो आंसर होगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, फ्रॉम द गिवन लिस्ट आइडेंटिफाई द एम ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का जो एम है, मैंने बोला था कि मुस्लिम लीग का जो टॉपिक है उससे सिर्फ एम ही स्टडी करना है, वो एग्जाम में आएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आएगा। तो फ्रॉम द गिवन लिस्ट आइडेंटिफाई द एम्स ऑफ द मुस्लिम लीग। फर्स्ट ऑफ ऑल टू डेवलप कंसोलिडेट फीलिंग्स ऑफ नेशनल यूनिटी, ये भी एक है, इसका भी आंसर होगा। इसके बाद पॉलिटिकल
एडवांसमेंट, प्रोटेक्ट एंड पॉलिटिकल एडवांसमेंट ऑफ मुस्लिम, राइट्स ऑफ मुस्लिम, ये भी होगा। उसके बाद टू ट्रेन एंड ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन फॉर द मुस्लिम इन द कंट्री, ये भी होगा। उसके बाद टू प्रिवेंट हॉस्टिलिटी बिटवीन, सो ये जो सारे है ना, सारे ऑप्शंस होंगे। अभी ये मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे अगर क्या टिक करना होगा या फिर किस तरह के क्वेश्चंस आएगा, ये थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन आंसर नहीं है, सारे जो ऑप्शंस है वही आंसर हो रहा है। तो किस तरह से बोर्ड में आएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे भी हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ द रावलाट एक्ट। अगर देखा जाए तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ पीपल, ये भी ठीक है। सस्पेंशन ऑफ हेबिस कॉर्पस रीट, ये भी ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस मस्ट नॉट पब्लिश एनीथिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, ओके। उसके बाद कंपल्सरी लाइसेंस फॉर आर्म्स, तो ये दोनों जो है, ये दोनों नहीं होगा। वर्नाकुलर प्रेस के बारे में, कंपल्सरी आर्म्स के बारे में कुछ बोला नहीं गया था, तो फर्स्ट दो जो है यही होगा आंसर 2 मार्क्स के लिए। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे थोड़ा चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द मैच फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, ज्योतिबा फुले, राम मोहन रॉय, सुभाष चंद्र बोस, ए ओ ह्यूम। तो अगर ज्योतिबा फुले की बात करें तो सत्य साधक समाज, तो ए के साथ 4 आएगा। उसके बाद राजा राम मोहन राय के साथ आएगा ब्रह्म समाज, बी के साथ 3। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस के साथ आएगा इंडियन नेशनल, ओके, यहाँ पे आएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। और ए ओ ह्यूम के साथ आएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन ऑर्गेनाइजेशन बनाया था? तो अभी अगर देखा जाए तो ए, ऑप्शन ए और ए के साथ मिल रहा है 4 और बी के साथ आ रहा है 3, तो ए के साथ 4 यहाँ पे कहाँ पे है? इस क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये शायद गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ए बी होना चाहिए था, ठीक है, ए बी होना चाहिए था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है, यहाँ पर दिख रहा हो कि ए के साथ मिल रहा है 4, 2 के साथ 3 मिल रहा है और 3 के साथ 2, 3 के साथ 2 मीन्स सुभाष चंद्र बोस के साथ फॉरवर्ड ब्लॉक और 4 के साथ 1, तो यहाँ पे शायद ए बी सी डी लिखा होना चाहिए था एक्चुअली। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा डी, जब बोला जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो है सीबीएसई की तरह अगर देखा जाए, सीबीएसई में यहाँ से एक पैराग्राफ देने का एक सिस्टम है, पैराग्राफ देके उसी से रिलेटेड क्वेश्चन किया जाता है। तो यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें बोला गया है व्हेयर डिड दिस, यहाँ पे जो इंसिडेंट के बारे में लिखा गया है वो चौरी चौरा इंसिडेंट है, जिसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ किया गया था महात्मा गांधी की तरफ से। ये चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में बोला जा रहा है। तो रीड द passage given and answer the questions that follow. On February 4, 1922, a large group of nationalist volunteers had gathered on the streets of a small village. तो यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे लिखना है कि where did this incident take place, तो यहाँ पे मेनली लिखना है चौरी चौरा, ओके, चौरी चौरा में। लेकिन यहाँ पे February 4 लिखा है, लेकिन ये शायद February 5 होगा, ओके, 5th of February होगा। तो थोड़ा सा ये अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा देखना है, उसके बाद ही बोल पाएंगे। तो यहाँ पे 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर होगा चौरी चौरा। वेयर डिड दिस इंसिडेंट टेक प्लेस, चौरी चौरा में ये हुआ था। उसके बाद व्हिच मूवमेंट महात्मा गांधी विथड्रॉ बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट, ऑब्वियसली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन ए। इसके बाद है जो है पिक्चर स्टडी भी है, लेकिन उससे पहले और एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई टू impacts of the movement that was suspended due to this event. First of all, instill confidence in people, ये तो था। लेड टू द लार्ज स्केल कम्युनल राइट्स, ये बिल्कुल गलत है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं था, मतलब कम्युनल राइट्स की कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। उसके बाद प्रोमोटेड सोशल रिफॉर्म्स और लीड टू द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो ये जो है ये गलत है। तो इसका मतलब यहाँ से जो होगा 1 नंबर, और इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द पीपल, उसके बाद प्रोमोटेड सोशल रिफॉर्म्स। लेकिन इस टाइप की क्वेश्चन आंसर लिखेंगे कैसे या फिर किस टाइप से आएगा? हालांकि मल्टीपल चॉइस में एक ही ऑप्शन को क्लिक करना होता है, अभी इसमें दोनों को क्लिक करना है, तो वो किस तरह से होगा वो वक्त ही बताएगा और धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। अभी आते पिक्चर स्टडी, यहाँ पे महात्मा गांधी और लॉर्ड माउंट बैटन को देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, आइडेंटिफाई द मैन विद महात्मा गांधी, ऑब्वियसली लॉर्ड माउंट बैटन। उसके बाद he was deputed to India for following reason, किसके लिए वो मेनली आए थे? टू इम्प्लीमेंट लॉर्ड वेलफेयर, बिल्कुल नहीं, टू इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद फॉर पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर। तो यहाँ पे एक ही आंसर होगा, फॉर पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर, ओके, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर, जो कि ब्रिटिश के हाथ से इंडियन लीडर्स के हाथ में आना था, ट्रांसफर ऑफ पावर। माउंट बैटन प्लान वो पास किया था, उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडिया फ्रीडम मिला था इंडिया को। लास्ट क्वेश्चन अगर की बात करें 2 मार्क्स की है, तो आइडेंटिफाई फ्रॉम द लिस्ट 2 proposals plan formulated by him or Mountbatten plan. So first of all, country was divided into 2 dominions, ये वो country would be divided, ये सही होगा। उसके बाद formation of constituent assembly, ये गलत है क्योंकि constituent assembly पहले फॉर्म किया हुआ था
कैबिनेट मिशन के अंडर। उसके बाद है दे वुड बी ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स, देयर वुड बी ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स। उसके बाद सीटिंग ऑफ अ बाउंड्री कमीशन, तो बाउंड्री कमीशन होगा और उसके साथ साथ कंट्री वुड बी डिवाइडेड इनटू टू डोमिनियंस। तो 1 और 4 ये जो है दो प्रपोजल्स है वो करेक्ट आंसर होगा। लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि ये करेक्ट आंसर कैसे एग्जाम में हम क्लिक करेंगे वो देखना है, ये तो वक्त ही बताएगा और धीरे धीरे और भी क्लियर हो जाएंगे। तो मेनली इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया या फिर सॉल्व करने की कोशिश की जो पेपर है। अगर गलती से भी कोई आंसर मैंने गलत बोल दिया है, क्योंकि अभी मुझे ये मिला नोटिफिकेशन के बाद मैं ये रात में वीडियो बना रहा हूँ, अगर कोई हड़बड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गया है फिर मिस्टेक कर दिया हूँ तो मेनली जाके कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मेरा चैनल अगर नए हो, और शेयर करना दोस्तों में ताकि वो भी देख पाए। और हिस्ट्री चैप्टर वाइज एमसीक्यू मटेरियल सारे लेके इस चैनल में आते रहेंगे माय डियर व्यूअर्स। तो देखते रहो हिस्ट्री ऑनलाइन, साथ रहो हिस्ट्री ऑनलाइन के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।